टू मास वैल्यू ऑफ द पार्टिकल्स। अब चार्ज टू मास वैल्यू कैसे कैलकुलेट करी जाती है? तो स्टूडेंट्स, जब हम एक चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रिलीज़ करवाते हैं तो वो हमेशा एक सर्कुलर पाथ अडॉप्ट करेगा अगर हमने उसको परपेंडिकुलरली थ्रो किया है। तो सर्कल में मूव करने के लिए उस पार्टिकल को सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है मैग्नेटिक फोर्स। तो इस केस में मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के। अब हम जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है QVB। अगर हमारे पास में पार्टिकल का चार्ज E के बराबर है तो ये बन गया EVB इज इक्वल्स टू mv² डिवाइडेड बाई r। अब यहाँ पे दोनों साइड से A की भी कैंसिल आउट हो रहेगा और जब हम m को E के डिनोमिनेटर में लेकर के आएंगे तो फॉर्मूला बनेगा E/m इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाई BR। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है चार्ज टू मास वैल्यू ऑफ द पार्टिकल कैलकुलेट करने का। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर ना इसके डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं जो कि आपसे एज एन MCQs पूछे जाते हैं MD कैट के पेपर्स में। तो इसमें सबसे पहले हम बात करें अगर V की वैल्यू पुट करने की, इनके वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड की, तो V का फार्मूला हमारे पास में है E डिवाइडेड बाई B। जब इसको हम अपनी वैल्यू में पुट करेंगे फार्मूले के अंदर तो फार्मूला बनेगा E/m इज इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाई B² इंटू R। इसी तरह से स्टूडेंट्स एक हमारे पास में मेथड होता है जिसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मेथड। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेथड का जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो होता है E/m इज इक्वल्स टू E/m इज इक्वल्स टू 2V0 डिवाइडेड बाई B² इंटू R²। तो ये दोनों फार्मूलाज हमारी बुक में लिखे हुए हैं जो कि एज एन MCQs भी आपसे पूछे जाते हैं और एज एन MCQs वैल्यूज़ के ज़रिए आपसे यूज़ भी करवाए जाते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ ऐसे फार्मूलाज हैं जो कि हमारी बुक में डायरेक्टली नहीं लिखे हुए पर MCQs के तौर पर आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अपनी इस वेलोसिटी की, तो ये हमारे पास में पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी है या लीनियर स्पीड है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जानते हैं कि जब पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा तो उसके पास एंगुलर स्पीड होती है और एंगुलर का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू R ओमेगा, यानी कि लीनियर और एंगुलर का रिलेशनशिप। अब यहाँ से अगर हम ओमेगा की बात करें तो ये बराबर आएगा V/R के। अगर हम फार्मूले में V/R को रिप्लेस करें तो ये बनेगा E/m इज इक्वल्स टू ओमेगा डिवाइडेड बाय B। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो ओमेगा है वो बराबर होता है 2πf के। तो फार्मूला बनेगा E/m इज इक्वल्स टू 2πf डिवाइडेड बाय B। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें चार्ज टू मास रेशियो की तो इसका मास के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, यानी कि जिस पार्टिकल का मास ज़्यादा होगा उसका जो चार्ज टू मास वैल्यू है वो उतना ही कम होता है। अगर हम डिफरेंट पार्टिकल्स के मैसेज की बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे कम होता है, हल्का पार्टिकल है। मास ऑफ प्रोटॉन उससे ज़्यादा और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल सबसे ज़्यादा होता है। तो इनकी अगर हम चार्ज टू मास रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास में क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है तो इसकी चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज़्यादा होगी और अल्फ़ा का मास सबसे ज़्यादा है तो इसकी चार्ज टू मास रेशियो सबसे कम आएगी। तो ये इनका ऑर्डर है, इसको आपने याद रखना है यहाँ पर। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन्स की, तो हम जानते हैं न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, उसके ऊपर जो चार्ज है वो ज़ीरो होता है। तो न्यूट्रॉन के केस में चार्ज टू मास रेशियो जो है वो हमेशा ज़ीरो होती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसको माइंड में रखना है आप लोगों ने। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर हम डिफरेंट पार्टिकल्स के मास और चार्ज की बात करें तो ये हमारे पास में कुछ एक टेबल है, इसको अपने कैरी करना है। तो प्रोटॉन का मास 1 होता है, चार्ज 1 होता है। न्यूट्रॉन इसका मास 2 होता है और चार्ज इसके ऊपर भी +1 होता है। और अगर हम बात करें अल्फ़ा पार्टिकल्स की तो इनका मास 4m होता है और चार्ज इनका 2e के बराबर होता है। तो ये टेबल आगे काम आएगा बहुत सारे MCQs को सॉल्व करने में, तो इसको अपने जहन में रखना है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स की, कि सेपरेशन किस तरह से होती है पार्टिकल्स की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इसका एक छोटा सा रिलेशनशिप जो है हम यूज़ करते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास में क्या होता है कि जो पार्टिकल जिनका मास ज़्यादा होता है वो एक बड़ा सर्कल अडॉप्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। जैसे इंटर होंगे तो उनकी बेंडिंग स्टार्ट हो जाएगी, वो डिफ्लेक्शन शो करेंगे तो उनका एक बड़ा रेडियस बनता है, बड़ा पाथ अडॉप्ट करते हैं। तो इस बेस पे हमें पता चल जाता है कि किस पार्टिकल का मास कम है और किस पार्टिकल का मास जो है वो ज़्यादा होता है डिपेंडिंग अपॉन देयर पाथ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम बात करें चार्ज टू मास वैल्यू की, तो चार्ज टू मास वैल्यू जो है वो रेडियस के डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एंड डिफ्लेक्शन ऑफ द पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि जिस पार्टिकल का मास ज़्यादा होगा वो एक बड़ा सर्कल अडॉप्ट करेगा और उसकी चार्ज टू मास रेशो उतनी कम होगी एंड उसकी जो डिफ्लेक्शन है वो भी उतनी कम होती है। यानी कि एक भारी भरकम चीज़ को मोड़ना मुश्किल होता है, वज़न ज़्यादा होता है उसका, एंड एक हल्की सी चीज़ को बेंड करवाना, मोड़ना आसान होता है। जैसे कि एक भारी भरकम शख्सियत हैं, वो चल के जा रहे हैं रोड के ऊपर, तो उनको थोड़ा डिफ्लेक्ट करवाना, उनको मोड़ना मुश्किल रहेगा।
और एक हल्का सा इंसान है तो उसको ईजिली आप मोड़ सकते हो साइड के ऊपर। तो ये छोटा सा एक रिलेशन है, इसको माइंड में रखिएगा। अब इसी की बेस के ऊपर ना एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। आपसे वो ये पूछ रहा है कि ये कुछ 4 बीम्स हैं, 4 पार्टिकल्स हैं या रेज हैं, तो इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सा पार्टिकल जो है वो प्रोटॉन है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ना हमारे पास में कोई मैग्नेटिक फील्ड उसने नहीं दिखा रखी, तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूज़ करेंगे लॉजिक वाइज। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमारे पास में 4 पार्टिकल जो हमने पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फ़ा पार्टिकल्स, तो हमने कहा कि न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है 0, और वो पार्टिकल जिनके ऊपर 0 चार्ज होता है वो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेंगे, तो वो बिना डिफ्लेक्ट हुए मैग्नेटिक फील्ड में से पास कर जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो बी पार्टिकल है वो हमारा न्यूट्रॉन है। अब बाकी बचे 3 पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फ़ा पार्टिकल। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि अल्फ़ा पर और प्रोटॉन पर दोनों पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इन दोनों की डिफ्लेक्शन सेम होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है तो उसकी जो डिफ्लेक्शन है वो उन दोनों के अपोजिट होगी। तो यहाँ पर सिर्फ एक ऐसा पार्टिकल है जो 2 पार्टिकल्स के अपोजिट डिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि ए हमारे पास में हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कि अगर हम बात करें अल्फ़ा और प्रोटॉन की, तो कौन सा पार्टिकल यहाँ पे अल्फ़ा है, कौन सा पार्टिकल यहाँ पर प्रोटॉन है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में यहाँ पर अगर आप बात करो, तो अगर हम बात करें अल्फ़ा पार्टिकल्स की, तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं अल्फ़ा पार्टिकल का मैस ज़्यादा होता है। तो अगर अल्फ़ा पार्टिकल का मैस ज़्यादा है तो एक बड़ा सर्कल अडॉप्ट करेगा जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा, यानी कि अगर वो एक बड़ा सर्कल बनाएगा तो उसका रेडियस ज़्यादा हो जाएगा, वो कम डिफ्लेक्ट होगा क्योंकि वो भारी पार्टिकल है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो पार्टिकल सी है वो अगर देखें तो उसकी डिफ्लेक्शन कम हो रही है, यानी वो एक बड़ा सर्कल अडॉप्ट कर रहा है, एक बड़ा पाथ बना रहा है। तो सी पार्टिकल हमारे पास में हो गया अल्फ़ा। अब बचा डी पार्टिकल, तो ये ज़ाहिरी बात है हमारे पास में प्रोटॉन होगा, क्योंकि प्रोटॉन का मैस कम होता है, इसकी रेडियस कम बनेगा और ये इजीली डिफ्लेक्ट हो रहेगा। तो डी जो है वो यहाँ पे प्रोटॉन पार्टिकल है। अब स्टूडेंट्स इसी चीज़ को अगर वो रिवर्स करते हैं और आपसे ये पूछे कि आप ये बताओ कि अगर ये चार्ज पार्टिकल्स इस तरह से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो ये चीज़ स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है तो एक पॉजिटिव पार्टिकल जो है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट होता है और जो नेगेटिव पार्टिकल है वो हमेशा क्लॉकवाइज। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है आउट ऑफ द पेज तो एक पॉजिटिव पार्टिकल हमेशा क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट होगा और एक नेगेटिव पार्टिकल जो है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट होता है। तो अब यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और जो प्रोटॉन है अल्फ़ा पार्टिकल है ये डिफ्लेक्ट हो रहे हैं क्लॉकवाइज। तो श्योर है कि यहाँ पे हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउट ऑफ द पेज है, जिसको हम डॉट्स के थ्रू दिखा सकते हैं। तो ये हमारे पास था सारे का सारा पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज मैस वैल्यू के बारे में थोड़े से कुछ की पॉइंट्स, इनको जहन में रखिएगा। सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास में कुछ रेशोज़ हैं जिसमें पूछेंगे रेशो ऑफ रेडियाई एंड कर्वेचर ऑफ पाथ डिस्क्राइब बाय अ प्रोटॉन एंड अल्फ़ा पार्टिकल्स। ये कि जब आप एक अल्फ़ा और प्रोटॉन को मैग्नेटिक फील्ड में रिलीज़ करते हो तो इनकी रेडियस की रेशो क्या होगी दोनों की, और इनके जो कर्वेचर्स हैं यानी कि इनकी जो डिफ्लेक्शन है उसकी क्या रेशो होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ना आपने अभी हमने देखा है कि रेडियस का डिफ्लेक्शन के साथ में इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो आपकी रेडियस की जो भी रेशो होगी आप उसको रिवर्स करके लिखो तो आपकी कर्वेचर की रेशो बन जाएगी, यानी कि डिफ्लेक्शन की रेशो। स्टूडेंट्स हमारे पास में ना E/m के फार्मूले से एक फार्मूला बनता है रेडियस का, वो होता है mv डिवाइडेड बाय qb। अब यहाँ पे हमारे पास में जो mv है बेसिकली ये हमारा मोमेंटम है, तो ये बनेगा p डिवाइडेड बाय qb। इसी तरह से अगर हम बात करें मोमेंटम की काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन के साथ में, तो ये बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी और इसके डिवीजन में आ जाएगा qb। अब काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं कि ये बराबर होती है qv के, तो फार्मूला बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2m qv ओवर qb। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास में डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं रेडियस ऑफ द पार्टिकल के जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कराया जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंट पैरामीटर्स को अगर हम कांस्टेंट रखते हुए इनकी रेडियाई की रेशो निकालें अल्फ़ा और प्रोटॉन की, तो आपके पास में कुछ ऐसे एक टेबल कंस्ट्रक्ट होता है। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, स्पीड को कांस्टेंट रख रहे हैं। तो जब हमारी स्पीड कांस्टेंट होगी तो हमारा फार्मूला होता है रेडियस का r इज इक्वल्स टू mv डिवाइडेड बाई qb। तो हमारे पास में r का मैस और चार्ज के साथ में बनेगा डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो जब आप प्रोटॉन और अल्फ़ा पार्टिकल के रेडियाई की रेशो निकालोगे तो ये बनेगी 1/2। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। एंड इनकी जो रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स हैं इनकी रेशो इन्वर्स होगी उसके। तो अगर रेडियस की रेशो 1/2 है तो कर्वेचर्स की जो रेशो है वो 2/1 बनेगी। इसी तरह से अगर हम मोमेंटम कांस्टेंट करते हैं
तो हमारे पास में रेडियस का सिर्फ चार्ज के साथ में बनेगा इन्वर्स रिलेशनशिप। तो हम जानते हैं प्रोटॉन पे चार्ज 1 होता है और अल्फ़ा पे जो चार्ज है वो 2 के बराबर होता है। तो इनकी जो रेशो आएगी प्रोटॉन ओवर अल्फ़ा के चार्ज की, तो ये इन्वर्स है तो बनेगा 2:1, और कर्वेचर्स की जो रेशो है वो 1:2 बन जाएगी। इसी तरह से अगर आप पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रखो तो हमारे पास में आर का रिलेशनशिप बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ m/q के साथ में डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो आप इसको सॉल्व करो तो इसकी जो रेशो है वो 1 आएगी, 1:1 आएगा रेडियाई के लिए, और सेम यही रेशो आपके पास में आ जाएगी कर्वेचर्स के लिए या फिर डिफ्लेक्शन के लिए। इसी तरह से आप पोटेंशियल को कांस्टेंट रख के भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इनकी जो रेशो है रेडियस की वो बनेगी 1:2, और डिफ्लेक्शन या कर्वेचर की रेशो बनेगी √2:1। तो ये एक छोटा सा टेबल है जिसको आप वेरीफाई कर सकते हो ये फार्मूलाज को यूज़ करके। अगर आपको कोई चीज़ में मसला हो, कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम इसके ऊपर एक प्रॉपर डिटेल लेक्चर भी बना देंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो पेज है आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हो। तो आई होप कि आपको आज की सारी डिस्कशन समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई मसला है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आया हो। तो कैसा लगा आपको ये सारे का सारा लेक्चर, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट कौन सा चैप्टर होना चाहिए क्रैश कोर्स में। तो जल्द मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, ऑल द वेरी बेस्ट।